हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोंगलेन और नी ह्वेसेंग का गलती से चुंबन हो गया था, जिसकी वजह से सोंगलेन को तो पता ही नहीं था। वो तो उसे शाओ शिंगचन समझ रहा था, लेकिन नी ह्वेसेंग के लिए तो ये चीज़ें बहुत बड़ी थी। पूरी रात वो करवट बदलता रहा अपने बिस्तर पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच में सोंगलेन उससे प्यार करता है। ये तो उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी अल्फा के इतने नजदीक गया ही नहीं। प्लॉटिंग, प्लानिंग, इन सब के बीच वो दूर रहना ज्यादा पसंद करता था। लेकिन अब उसके दिल की धड़कनें उस चुंबन के बाद बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। वो चुंबन उसकी नींदें, उसके चैन, उसका सब कुछ लुटा देने वाला था। और वो मन में सोचता है कि अगले दिन वो आखिर सोंगलेन को कैसे मिलेगा। रात भर यही सोच में उसकी पूरी नींद कटती है। कभी वो शर्माता है, कभी घबराता है और कभी मन में सोचता है कि सोंगलेन को वो सुबह बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पर उसके उलट सोंगलेन तो गहरी नींद में सोया रहा उस लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर नी ह्वेसेंग सुबह उठता है। उठने के बाद उसके होठों पे अभी भी उस इतने ज़्यादा ब्रूटल, पैशनेट, डीप किस के निशान थे। और वो जब शीशे में सुबह उठकर खुद को देखता है ना, तो शर्मा जाता है। तुरंत ही वो नहाने के लिए गया। नहा धोने के बाद उसने अपने होठों पर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मंगवाए। जैसे कि उसके पास पहले से ही अपनी सुंदरता को एनहेंस करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट थे। उनमें से एक प्रोडक्ट वो अपने चेहरे पे लगाता है। अपने होठों के पास जो निशान सोंगलेन के वाइट का था, लिप्स का था, जो लिप्स आज से पहले किसी अल्फा ने किस नहीं किए थे, जिसकी वजह से उसके होठों पर स्वेलिंग आ गई थी। क्योंकि पहली बार इतना डीप किस करने की वजह से उसे जो अनुभव हुआ था वो बिल्कुल अलग था, अद्भुत था, या फिर कहें कि कैसा था वो खुद भी नहीं जानता। इसलिए वो अपने उन्हीं सूजे हुए गालों पर बड़े ही प्यार से पहले तो थोड़ा सा ऑयल लगाता है और फिर थोड़ी सी लाली लगा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ब्रदर को पता चले कि उसने कल एक गलती कर दी है। और उसके भाई तो उसका मजाक उड़ा देंगे कि आखिर किसके साथ वो अपनी गंदी गंदी नोटी नोटी चीज़ों को पूरा करके आया है। इसलिए यहाँ पर वो बेचारा अपने होठों को लाली से ठीक करता है, तैयार होता है। लेकिन आज वो बिल्कुल भी हिम्मत करके किसी भी अल्फा के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे कल रात की चीज़ें, स्मृतियाँ, वो यादें याद आ रही थी जो उसके लिए उसको शर्मनाक महसूस करा रही थी। इसलिए वो बेचारा जैसे तैसे अपने कमरे से निकलता है और आज सोचता है कि कुछ ओमेगा की परेड ले ली जाए, क्योंकि ऐसी हालत में वो सोंगलेन को फेस नहीं करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ सोंगलेन जब उठा तो उसे एहसास हुआ कि अरे, वो शराब पीने के बाद ये लाइब्रेरी में क्यों आके सो रहा है। क्या वो कल वापस नहीं गया? और वो लाइब्रेरी में क्या करने आया था? उसे लाइब्रेरी में ऐसा कोई काम ही नहीं था कि जिसकी वजह से उसे लाइब्रेरी आना पड़े। वो बेचारा अपना लाइब्रेरी में जैसे तैसे उठता है। उसका पूरा सिर घूम रहा था और वो जब अपने पास से स्मेल करता है तो उसके कपड़ों में से शराब की बदबू आ रही थी। इसलिए वो बेचारा जैसे तैसे उठकर अपने सिर को मसलता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि नहा धोकर उसे तैयार होकर वापस से अपनी क्लासेस के लिए जाना था। परीक्षा नज़दीक है और यहाँ पर नी ह्वेसेंग मटर गश्ती करता हुआ, मंचलों की तरह मटकता हुआ ओमेगास की ट्रेनिंग पे जाता है, जहाँ पे शाओ शिनचेंग बाकियों के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। जैसे कि कपड़े इस्त्री कैसे करते हैं, कपड़े फोल्ड करके कैसे लेके जाते हैं, एटिकेट्स कैसे करते हैं, किसी के आने पर उसे बो कैसे किया जाता है और किसको कितना बो करना चाहिए, कितना झुकना चाहिए, और अपने बालों को कैसे तैयार करना है। ये सब चीज़ें वो लोग सीखते थे। अपने बालों बनाने का कंपटीशन भी होता था कि कौन सबसे पहले अपने बालों को बनाएगा, कॉम्ब किस साइड लगनी चाहिए और किस साइड नहीं, ये सब भी सिखाया जाता था। और जो गलती करता था उसको हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा भी दे दी जाती थी। सोंगलेन यहाँ पर छोटे छोटे कपड़ों को सुई धागे से कैसे सही करना है, कैसे उनको उनकी छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करना है, और कैसे उन सही का सुइयों का इस्तेमाल करते हुए उन कपड़ों पर सिल्क के थ्रेड से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करनी है, ये भी सिखाया जा रहा था। जो कि शाओ शिनचेंग के लिए सीखना काफ़ी अमेजिंग था। उसने ये चीज़ें पहले ही प्रैक्टिस की हैं। उसके साथ साथ स्वॉर्डमैनशिप और तीरंदाजी की भी वो प्रैक्टिस करता आया है। इसलिए वो ये सारी चीज़ें बड़ी आराम से कर रहा था। लेकिन उसकी इतनी बड़ी और इतनी बारीकी से स्किल्स पे जो पकड़ थी ना, उसे देख के नी ह्वेसेंग भी जलन महसूस करता था।
एक बड़े घर का ओमेगा होने के बावजूद उसकी इतनी पकड़ नहीं थी किसी चीज़ों पे, जबकि उसे शॉ शिनचैंग पे कभी कभी डाउट होता था कि कोई इंसान एक छोटे घर से आने के बावजूद इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। क्या ये कुछ छुपा रहा है? क्या ये किसी अमीर खानदान से होकर कोई भगोड़ा है जो कि इतनी सारी स्किल्स को जानता है? लेकिन शॉ शिनचैंग को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम को सिर्फ करता रहता था और उसे ऐसा देखकर कहीं ना कहीं नी हो सेंग को थोड़ी सी जलन महसूस होती थी। तभी नी हो सेंग के पास यहाँ पर शुयिंग आता है। शुयिंग पहली बार ओमेगाओ की जगह पर आया था और वो सब कुछ देखते देखते नी हो सेंग के पास आके कहता है, हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नी हो सेंग एकदम से खड़ा होता है, अपने पंखे को खोलता है और हवा करते हुए उसके पास आके कहता है, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? शुयिंग कहता है कि परीक्षा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराओ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे लोग जल्दी से राजमहल में चले जाएं। तुम जानते हो ना कि हमारी महारानी की भी पढ़ाई चल रही है। जब वो एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को उनके अंडर अपॉइंट किया जाएगा। तो इन सब झमेलों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। 6-7 महीने जैसा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारे विद्वानों को जल्दी से जल्दी अपॉइंट करना होगा। जिशान और रशा, इधर कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रोसीजर को जल्दी बढ़ाओ। जैसे ही ये चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं पे बैठे हुए शॉ शिनचैंग के कान में पड़ती हैं, उसकी नज़र पहली बार घूमकर शुयिंग को देखती हैं। वो सस्पिशियस नज़रों से उसे देखता है और फिर अपनी आंखें नीचे करके फिर से सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके सारे कान यहाँ पर नी हो सेंग और शुयिंग क्या बातें कर रहे हैं इसी पर थे। शुयिंग यहाँ पर नी हो सेंग को मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है कि तुम जानते हो ना, तुम्हें क्या यहाँ से वापस नहीं जाना? कब तक यहाँ पर सड़ने का इरादा है? इसलिए जल्दी जल्दी करो। और हाँ, क्या यहाँ पर कोई धांधलेबाजी हो रही है? नी हो सेंग यहाँ पर फिर से अपने पंखे को जोर से बंद करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे रहते हुए यहाँ धांधली होगी? तुम्हें लगता है कि मैं पैसे लेके चीज़ों को बढ़ता हूँ? क्या तुमने नहीं सुना? मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, तो उनकी काबिलियत पे शक भी मत करना। शुयिंग कहता है, तुम्हारे ब्रदर पे मुझे शक नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई कैसे हैं। मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। क्या कभी कोई स्पेशल बंदा तुम्हें अप्रोच करने के लिए आया है या किसी के माता पिता ने तुम्हें घूस देने की कोशिश की हो? यहाँ पर मुंह बनाते हुए नी हो सेंग कहता है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? यहाँ पर शुयिंग कहता है हाथ फूल करके, नी हो सेंग, याद रखना मैं कौन हूँ। मैं हेंगवन जुन का सीधा हाथ हूँ, इसलिए मुझसे चालाकी मत करना। पता चल गया तो तुम जानते हो हेंगवन जुन क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही नी हो सेंग जोर से गल्प करता है और कहता है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता होगा और मैं गद्दारी करूँगा, वो भी एम्परर या फिर हेंगवन जुन के खिलाफ? ये सब चीज़ें शॉ शिनचैंग बड़ी ही बारीकी से सुन रहा था। ओह, तो ये है उस हेंगवन जुन, लान वांगजी, लावांगजी का राइट हैंड। इंटरेस्टिंग। मेलजोल बढ़ाना है तो उसे सब कुछ जानना होगा, सबसे करीबी बनानी होगी। तभी शॉ शिनचैंग यहाँ पर अपना बड़े प्यार से अपनी जो एम्ब्रॉयडरी कर रहा था उससे एकदम से उसे ज़ोर से सुई चुभती है और वो कहता है, आह। जैसे वो ऐसे बोलता है कि तभी शुयिंग और नी हो सेंग की नज़र उस पर जाती है। एकदम से उसकी उंगली से खून निकल रहे थे और वो कहते हैं, आह, दर्द हो रहा है। ओह। एकदम से शुयिंग की नज़र एक खूबसूरत से ओमेगा पर जाती है और उसकी नज़रें पहली बार थम गई थी। उसने इतना ही डेडिकेटेड ओमेगा कभी नहीं देखा जिसकी उंगली पर थोड़ी सी सुई लगी हो और फिर उसने अपनी सुई से निकलते हुए खून को अपने उस उंगली को मुंह में लिया और चूसने लगा और कहा, शिट, ये नहीं होना चाहिए था। मेरी एम्ब्रॉयडरी कहीं ये ख़राब तो नहीं हुई? तभी वहाँ पर शुयिंग आता है और कहता है, क्या हुआ और क्या तुम्हें ज़्यादा लगी है? देखो, पास में ही मेडिकल रूम है, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। और फिर वो उसके मुंह से निकली हुई उंगली देख के कहता है, ओह, ये तो छोटी सी चोट है। तब यहाँ शॉ शिनचैंग मुँह बनाते हुए कहता है, छोटी सी चोट नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। शुयिंग को लगता है कि ये ओमेगा इतना डेडिकेटेड है, मतलब इतना डेलिकेट कि छोटी सी सुई चुभने पे इसे इतना दर्द हो रहा है। कहता है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें पास में ही ले जाता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूला बनते हुए शॉ शिनचैंग कहता है,
क्या आप सच में मुझे लेके जाएंगे? हाँ ठीक है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पर उसे फ्रजाइल सा समझकर शुयंग उसको खड़े होने में मदद करता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। ली हुएसिंग मन में सोचता है ये इंसान तो इतना टफ रफ है और इसे एक सुई चुभने से दर्द हो गया। कितना छुई मुई है ये। लेकिन यहाँ शाओ शिनचैंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि आप यहाँ के नहीं लगते, आपके कपड़े बिल्कुल अलग हैं, काले कलर के। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ पर उसकी भोलेपन को देखकर शुयंग कहता है मैं महल में काम करता हूँ और मैं यहाँ पर बस देख रेख के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता यहाँ कोई धांधलेबाजी हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर धांधलेबाजी हो रही है? शाओ शिनचैंग कहता है धांधलेबाजी? वो क्या होता है? नहीं, यहाँ पे तो सब बहुत अच्छा है, कोई किसी को ऐसे कुछ नहीं कर रहा। उसकी मासूमियत पर बेचारा शुयंग फिदा हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि शाओ शिनचैंग ये मासूम बनने का सिर्फ ढोंग कर रहा है। यहाँ पर शुयंग फटाफट से हीलर को बुलाता है और उस ओमेगा की उंगली पर दवाई लगाने के लिए कहता है। उस ओमेगा की इतनी छोटी सी चोट जिसका खून आना भी बंद हो चुका था, उसे देखकर हीलर कहता है इतनी सी दर्द पे तुम यहाँ तक आ गए, ये तो यूं ही ठीक हो जाता ना। तब शाओ शिनचैंग जानबूझकर शुयंग की अटेंशन पाने के लिए कहता है मुझे दर्द हो रहा है ना, प्लीज़ थोड़ी सी तो दवाई लगा दीजिए, देखिए ना कितना बड़ा घाव हुआ है। शाओ शिनचैंग मन में सोचता है मूर्ख कहेंगे, दर्द, मुझे तलवारबाजी आती है तो मुझे इनसे क्या ही दर्द होगा। और शुयंग मन में सोचता है कि बेचारा ओमेगा एक सुई से डर गया और महल में तो कितनी पॉलिटिक्स होती है। वो यहाँ पर पास आकर शाओ शिनचैंग से कहता है सुनो, तुम बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट लग रहे हो, नाजुक हो, तुम्हें महल नहीं आना चाहिए। शाओ शिनचैंग भोली सी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्यों? गग, क्या मैं आपको गग बुला सकता हूँ? शुयंग के तो पूरे मुंह, आंखों और पूरे चेहरे पे पसीना आ जाता है। गग? उसे कभी किसी ओमेगा ने गग नहीं बुलाया, और इतने इनोसेंटली वे में तो कभी भी नहीं। उसके दिल में तो जैसे बिल्कुल बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ने लग गई थी और वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहता है गग, तुम मुझे शुयंग कह सकते हो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शाओ शिनचैंग कहता है ओके शुयंग गग, मैं महल आना चाहता हूँ। मैंने सुना है वहाँ पे सब लोग बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, मेरे पास सिर्फ सफ़ेद कपड़े हैं। महल आऊँगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊँगा और उसके बाद मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदूँगा। मैंने सुना है कि वहाँ पर सोने की पिन लगा कर भी घूमते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं वहाँ पर जाकर सोने की पिन भी खरीदूँगा, अपने बालों में भी लगाऊँगा। मुझे वो सब चीज़ें खरीदनी हैं जो कि महल वाले पहनते हैं, ताकि मैं भी पहन सकूं। शाओ शिनचैंग भोला बनने की एक्टिंग करता है। उसकी मासूमियत और उसके भोलेपन के जाल में बेचारा शुयंग फंस कर सोचता है ये कितना भोला है और कहता है देखो महल इतना आसान नहीं है, तुम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शाओ शिनचैंग मुस्कुराते हुए कहता है क आप हो ना मेरे साथ, और उसके हाथों पर हाथ रख के बड़े ही प्यार से कहता है क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे क? हाँ शुयंग क। शुयंग तो उसकी प्यार भरी भोली सी सूरत पर फिदा ही हो गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया था। इतने प्यार से किसी ओमेगा ने कभी उसके हाथ पे हाथ नहीं रखा और शुयंग क कह के तो कभी नहीं बुलाया। उसके दिल की धड़कनें ऐसे मानो एक्सप्लोड हो गई हों, ऐसा लग रहा था। उसकी मन में हलचल हो रही थी, घंटियां बज रही थी और उसका दिल तो डांस कर रहा था। और वो गहरी सी सांस लेते हुए उसके धीमे से अपने हाथ को ओमेगा के हाथ से खींचते हुए एक ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए कहता है अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और हाँ, कभी किसी लोगों को ऑफेंड मत करना। तुम वहाँ के लिए क्वालिफाई नहीं हो, पर अगर तुम मेहनत करके आना चाहते हो तो डोंट वरी। और अगर कोई कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पर शाओ शिनचैंग भोली सी शक्ल बनाते हुए कहता है प्रॉमिस, आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ना शुयंग ग? और ये ग सुनते ही
एक बार फिर से मानो शुयंग के तन बदन में ज्वाला सी उठने लग गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितनी सारी चीज़ें एकदम से उसके दिमाग में चलनी शुरू हो गई हों और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक 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 कर रहा हो और मानो कितनी सारी बिजलियां उसके शरीर में एक साथ दौड़ गई हों। बेचारा एकदम से बोलता है, हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और ऐसे बोलकर यहाँ पर शाओ शिनचैंग जैसे उसकी उस छोटी सी घाव पे पट्टी हो जाती है ना, तो वो कहता है थैंक यू हीलर, और ऐसे बोल के वो उठता है। लेकिन अचानक से चक्कर आने का ड्रामा करता है और वो गिर रहा होता है कि तभी शुयंग फटाफट से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शुयंग ने उसे अपनी बाहों में भरा तभी शाओ शिनचैंग उसकी तरफ देखता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता हुआ उसके सीने से लगकर उसके सीने पर ही ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है शुयंग को मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जैसे वो बोलता है शुयंग उसकी तो हालत पतली हो गई थी। ये क्या हो रहा है? ये कोमिका उसके सीने से लगा हुआ है, उसके इतने करीब है। उसके दिमाग में हेंगुन जुन की बातें गूंज रही थी, किसी से प्यार नहीं करना है, प्यार करना गलत होता है, प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है, प्यार तुमसे सब कुछ छीन लेगा। और यही सोचकर वो इस ओमेगा को हाथ छोड़ देते हैं जो पकड़ा हुआ था कि तभी और भी करीब आते हुए उसे और नज़दीक से शाओ शिनचैंग और तेजी से पकड़ लेता है। बेचारे शुयंग की सांसें ही रुक गई थी। वो जोर से गल्प करता है और कहता है तुम्हारा रूम कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। शाओ शिनचैंग ने उसके सीने पे सिर रखे हुए एक प्यारी सी डेविल स्मिक की एक ऐसी शातिर मुस्कान उसके चेहरे पर आई हुई थी। और फिर वो उससे थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है गोगो सॉरी, मैं गिरने वाला था। गोगो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना, मेरा क्वार्टर यहीं है, अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें तो। मैं खून नहीं देख सकता, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, मुझे कमजोरी महसूस होती है। शुयंग यहाँ पर उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और शाओ शिनचैंग उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलता है, उसके हाथों को अपनी उंगलियों से इंटरवाइन करता है। हालांकि वो कभी ऐसा करना नहीं चाहता किसी अल्फा के साथ, लेकिन शुयंग उसे बहुत ही ज़्यादा डम लग रहा था। शुयंग डम नहीं था, बस उसकी मासूमियत में कहीं ना कहीं फिदा हो गया था, क्योंकि पहली बार कोई उससे इतना इनोसेंटली बात कर रहा था। और उसका दिल तो थम गया हो, अंदर से चिल्ला कर कहना चाहता हो ये क्या हो रहा है, पर बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर शाओ शिनचैंग को उसके कमरे में छोड़ के आता है। शाओ शिनचैंग प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहता है मैं आपसे महल में ज़रूर मिलूँगा, आप मिलोगे ना मुझसे। जब वो इतने प्यार से पूछता है तो शुयंग मुस्कुराता है और कहता है हम वहाँ ज़रूर मिलेंगे। और फिर मुड़कर वो बेचारा इतनी तेज़ी से भागता है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि न्यू सिंह भी पीछे से आवाज़ लगाता रह जाता है, पर वो तो वहाँ से चला ही गया था। और बेचारा न्यू सिंह यहाँ पर सबको देख रहा था और उसके बाद उसके मन में विचार आ रहा था कि सोंगलेन क्या कर रहा होगा आज। सोंगलेन को क्या सब कुछ याद होगा? सोंगलेन तो उससे प्यार करता है ना, तो आज उसे देखने क्यों नहीं आया? वो बेचारा बार बार खिड़की से बाहर देखता है, पर सोंगलेन तो आज मिलने ही नहीं आया था, क्योंकि वो नहा धोकर उसे तो पता भी नहीं था उसने न्यू सिंह को किस किया है। इसलिए वो तो अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चला गया। पूरा दिन पढ़कर थकार कर वो वापस से अपने कमरे में जा रहा था, तभी उसका साथी कहता है हे कल रात तुम आए क्यों नहीं? सोंगलेन कहता है वो मुझे थोड़ी सी कल रात चढ़ गई थी। एम्प्रेस स्माइल सच में बहुत ही अलग है, मैंने ऐसी वाइन कभी नहीं पी। तो उसका साथी कहता है आगे से मत पीना, तुम कल सोए कहाँ थे? मत कहना कि तुम सर्दी में सर्द रात में उस गार्डन में ही लेटे रहे। सोंगलेन कहता है नहीं मैं लाइब्रेरी चला गया था, वहाँ सो गया था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं कल क्या हुआ, कैसे हुआ, कब मैं लाइब्रेरी गया, कुछ भी मुझे याद नहीं। इतना पता है कि तुम लोगों के साथ मैं मस्ती कर रहा था, तुम मुझे छेड़ रहे थे और मैं तुम लोगों को उठ पटांग कुछ बोल रहा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर वो कहता है शुक्र है तुम्हें कुछ याद नहीं, मान लो किसी ओमेगा के साथ कुछ गलत कर देते तो अगली बार अगर पियोगे तो चुपचाप कमरे में आ जाना, इधर उधर मत टहलना।
यहाँ पर ऐसे करते करते 1 महीना पूरा बीत गया था। 1 महीना जो परीक्षा इन लोगों की 6-7 महीने में होने वाली थी, उसकी डेट और आगे बढ़ जाती है। 1 महीने में सब लोग जम के तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ जंगछा और हमारे लैन शिचन भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके तैयारी कर रहे थे। जंगछा की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट टीचिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके एग्ज़ाम की बारी आ रही थी, जिसमें से पहले एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे से अपने आप को उत्तीर्ण कर लेता है। वो एग्ज़ाम कुछ नहीं बल्कि उसके एटिकेट्स के थे, जिसे उसने बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया था। अब उनका तैयारी करने का समय आता है, जब वो वापस से अपनी छोटी मोटी तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे कि जंगछा को आगे सारे क्लैंस के बारे में पढ़ना था, उनकी हिस्ट्री को जानना था, गिफ्ट्स कैसे देते हैं, किससे कैसे मिलते हैं, ये सब देखना था। और विभूषण तो जंगछा के ही साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो चुका था। हेंगुंजुन से 1 महीने से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट वाली मुलाकात के बाद वो खुद को सफोकेट नहीं करना चाहता था। और शुयंग भी वापस नहीं आया था, तो वो कभी मिलने ही नहीं गया, इसलिए वो अपने यहाँ मस्त रहता था। यहाँ पर वांगची को पता चलता है कि रशा वाले कुछ हलचल कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और चिंगे को भी वो अपनी ही पक्ष में लेना चाहते हैं। शायद चिंगे पे हमला करके उसे अपनी टेरिटरी घोषित करना चाहते हैं। इसलिए लवांगची भी युद्ध की एक तैयारी में लग जाता है, जहाँ पर वह चीशान पे हमला करना चाहता था। वेनसेक्ट को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था और वेनसेक्ट को बिल्कुल अपने ही गूसू का और अपनी इतनी बड़ी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था, जहाँ पर राजा का शासन चलेगा। राजा कहने को तो लैन शिचन है, लेकिन असली राजा हेंगुंजुन है। वो उसकी ही स्ट्रेटेजी बना रहा होता है और वो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी आर्मी में कोई घोटाले कर रहा है। पहले तो अनाज गायब हुआ, फिर एक जगह का अनाज चूहे खा गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंप्लेन करने लगे और काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि उन्हें जो खाना आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया क्वालिटी का दे रहे हैं। जिसकी जांच यहाँ पर बैठाने के लिए उसने लैन शुशे को बोला। लैन शुशे और उसके ट्रस्टेबल लोगों ने यहाँ पर धीरे धीरे करके जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया था। आखिर कौन है जो हेंगुंजुन की आर्मी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बीच फिर से 3 महीनों का समय बीत गया। 3 महीनों का समय जहाँ पर नी हुएसिंग और सोंगलेन एक दूसरे से बार बार मिलते थे, एक दूसरे से टकराते थे। पर नहीं, सोंगलेन ने तो बहुत ही कैजुअल सा बिहेवियर रखा, जिसकी वजह से नी हुएसिंग भी कहीं ना कहीं शर्माता था, कुछ बोलता नहीं था और सीधा निकल जाता था, क्योंकि वह चुंबन उसके मन में थोड़ा सा ऑकवर्ड ला चुका था। पर धीरे धीरे वो सोंगलेन को हल्का फुल्का पसंद करना शुरू कर चुका। बस दोनों ने 1-2 बार मुलाकात की, उसके बाद ना ही बेचारे नी हुएसिंग को उससे मिलने का समय मिला और सोंगलेन भी अपनी पढ़ाइयों में काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर करने लगा। और सेना में जो घपले हो रहे थे उसके लिए बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करनी थी, इसलिए जो एग्ज़ाम 6 महीने में होना चाहिए था उसे 4थे महीने के लिए बढ़ा दिया गया। फिर धीरे धीरे करके जब 4 महीने कंप्लीट हो गए तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग अपॉइंट करने के लिए शुरू कर दिए गए। आज एग्ज़ाम का दिन था, जब सोंगलेन थोड़ा घबरा रहा था, शाओशिनचेंग भी, क्योंकि आज बाहर से भी लोग आए हुए थे। महल के काफ़ी सारे लोग उनका प्रशिक्षण करने के लिए आए थे। सोंगलेन ने यहाँ पर अपनी जितनी भी पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, जो कि 6 महीने चलनी चाहिए थी, उन सब के लिए उनकी 4 महीने में ही भर्ती हो रही थी, इसलिए उसने दिन रात लगाकर पढ़ाई की। नी हुएसिंग को भी समय नहीं मिला, क्योंकि उसने बाकी ओमेगाओं को ट्रेनिंग करना शुरू करा दिया था। वो बोर तो हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे घर वापस आने की जल्दी थी और वो जल्दी ये सभी लोग अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। सोंगलेन को अच्छी खासी दरबार में नौकरी मिल गई थी। एक हाई रैंक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लोअर रैंक के एक छोटी सी उपाधि मिल गई थी, जहाँ पर वो लाल कपड़ों की जगह हरे कपड़े पहनकर राजा के महल में जा सकता है। और उसे लोअर रैंक की जो पोस्ट मिली थी, उसके बाद वो महल में आगे इंटरनल एग्ज़ाम देकर हाई पोस्ट पे जा सकता है। उसकी पैलेस में एंट्री होना, उसकी पैलेस में नियुक्ति होना तय हो गई थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा शाओशिनचेंग भी बड़ी चालाकी से एग्ज़ाम को पास करके राजा के द्वारा हमारे जंगछा और उसके लोगों के लिए अटेंड करने के लिए जितने भी उन्हें हाउस हेल्पर चाहिए थे, उनकी नियुक्ति करना शुरू कर दिया था, और जिसमें शाओशिनचेंग की नियुक्ति हो गई।
और इनके लिए ये बहुत ही खास मोमेंट था। सोंगलेन और शाओ शेनचेंग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। शायद पिछले कुछ महीनों से वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाए। कोशिश भी करते तो उनकी पढ़ाई, उनकी सब कुछ उनका इतना समय लेती थी कि वो वैसे भी किसी पे नहीं चाहते थे किसी को शक हो कि वो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। और उन्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी पड़ी। हाँ, कुछ उन्होंने लेटर से एक दूसरे को ज़रूर दिए, कुछ गुप्त तरीके से मैसेज पहुंचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन एक दूसरे से मिल पाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। यहाँ पर सोंगलेन बहुत खुश हुआ जब उसे लोअर रैंक का एक ऑफिशियल बना दिया गया, और सोंगलेन सच में बहुत खुश था। लेकिन शाओ शेनचेंग, उसे जब महल जाने का मौका मिला तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि शायद यही तो वो चाहते थे, यही तो था जो वो अपने मास्टर के लिए करना चाहते थे। फाइनली 4 महीने के बाद बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ साथ सोंगलेन और शाओ शेनचेंग को मौका मिलता है वापस से गुसू की सिटी जाने का। और जब वो गुसू की सिटी वापस आते हैं तो वो गुसू में अंदर पैर रखने के बाद हैरान रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतने बड़े बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली सिटी, जहाँ पर उन लोगों के कपड़े तो कुछ भी नहीं थे। उन लोगों को ऑफिशियल कपड़े पहनने के लिए भी दे दिया गया था, जहाँ पर हमारे सोंगलेन ने हरे रंग के अपने रैंक के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हुए थे, जिसपे उनकी रैंक के अकॉर्डिंग ही लोगो लगा हुआ था। उनके पास राज दरबार के लाल कपड़े नहीं थे, बल्कि हरे कपड़े थे जो कि लोअर ऑफिशियल्स के होते हैं। और वहीं पे हमारे सोंगलेन ने भी ऑरेंज कलर की ड्रेस उसके लिए नियुक्त कर दी गई थी, ऑरेंज और डार्क ब्राउन। उसकी स्कर्ट डार्क ब्राउन कलर की थी और ऑरेंज कलर के ऊपर के कपड़े थे। वो पैलेस में काम करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुका था। ओमेगास की तरह वो अपने बाल भी बना चुका था। उसके वो लंबे खुले हमेशा रहने वाले बाल आज चोटी में बंधे हुए थे, 2 चोटी जो कि ऊपर की तरफ टक हो रखी थी। और उसने अपने बालों में छोटी छोटी कंघियों के डिज़ाइन वाले पिन्स भी लगाई हुई थी। और उसने हल्का सा अपने चेहरे पे लाली भी की हुई थी। हालांकि उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो महल में जितनी भी नौकरानियाँ होती हैं और जितने भी हाउस हेल्पर होते हैं, वो जैसे तैयार होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से उसे तैयार होना था। और अब वो धीरे धीरे जब आगे निकल चुके थे, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी एटिकेट्स को उन्होंने ध्यान में रखा हुआ था। पैदल चलते हुए जब वो गुसू की जगह से होते हुए महल की तरफ बढ़े, उन लोगों की आंखें एकदम चमक से डगमगा रही थी। सारे ऑफिशियल्स जो बड़ी रैंक पे आए थे वो आगे चल रहे थे और पीछे सोंगलेन अपने चल रहा था। लेकिन वो सोंगलेन उस भीड़ में से पीछे ओमेगा जो काम करने वाले नियुक्त किए गए थे उन्हें देख रहा था, पर उसे शाओ शेनचेंग नहीं दिखा। बहुत मशक्क़त करने के बाद उसे जब उसकी निगाहें शाओ शेनचेंग से टकराई तो उन्होंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करके हिलाया सिर। यहाँ पर नी मिंगजू और उनका भाई वो तो एक बग्गी में बैठकर, घोड़ा गाड़ी में बैठकर आराम से ऑफिशियल्स की तरह वापस आ रहे थे। उनके अलावा बाकी के भी जो ऑफिशियल्स थे वो भी अपनी अपनी गाड़ी या घोड़ों पर बैठकर अंदर एंट्री लेते हैं और सीधा ये लोग तैयार होने के बाद राजा से मिलने के लिए जाते हैं। शिचन यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे प्यारे जंगचा के लिए भी रिजल्ट आने वाले हैं। वो अपने एग्ज़ाम में पास होगा या नहीं, उससे एम्प्रेस की नियुक्ति में बहुत आसानी आने वाली है। उसने जंगचा को फुल ऑन तैयारी करने के लिए भी बोला है। यहाँ पर इतने सारे लोगों की जब नियुक्ति होती है तो वो राजा के सामने पहले तो झुककर प्रणाम करते हैं और राजा लोअर रैंक, हाई से लेकर लोअर रैंक के लोगों को पहले पदवी देते हैं और उसके बाद सबको झुककर प्रणाम करना होता है। उनकी राजा की और इस पूरी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेनी होती है और एक एक करके जब सब शपथ ले लेते हैं और राजा के नाम ड्रिंक भी ऑफर कर देते हैं, नौकरानियाँ भी यहाँ पर झुककर प्रणाम करती हैं। उसके बाद सारी सेरेमनी होने के बाद उन लोगों को उनके उनके काम के लिए असाइन कर दिया जाता है। और हमारे प्यारे शाओ शेनचेंग को उसकी काबिलियत देखकर यहाँ पर जंगचा के अंडर, उसके पैलेस के अंडर काम करने के लिए भेजा जाता है। कहीं ना कहीं मन में उसके खुशी भी थी और मन में दुख भी, क्योंकि शाओ शेनचेंग कभी किसी भी और महारानी के अंडर काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो जानता है कि ये होने वाली एम्प्रेस है जंगचा, और उसके साथ अगर वो काम करेगा तो बहुत सारी जगह उसे जैसे तैसे करके महारानी का स्पेशल बनना होगा, ताकि
अगर वो कभी कुछ गड़बड़ भी करता है तो महारानी उस पर डाउट ना करे बल्कि उसका साथ दे। इतनी ही चालाकियों के साथ वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। और वहाँ पर सोंगलेन भी सारे लोगों से सी हजूरी करके उनके, मैं कहूँ कि एक तरह से मीठी वाणी बोलकर उनके गुड बुक्स में आना चाहता था, ताकि मौका पड़ने पर वो बड़े से बड़े लोगों को काम कर सके। क्योंकि यहाँ पर वो लोग कुछ पता लगाने आए थे। वो क्या था ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के दोनों की ही आंखें अपनी अपनी नियुक्ति के बाद एक दूसरे से टकराई, लेकिन दोनों ने ही, सोंगलेन और शाओ शिनचैन ने एक दूसरे को देखकर अनदेखा कर दिया, जैसे वो जानते ही नहीं हैं, और अपने अपने रूम के लिए चले गए थे। यहाँ पर छोटी रैंक का ऑफिशियल होने की वजह से एक छोटा सा घर हमारे सोंगलेन को दे दिया गया था, और शाओ शिनचैन को जो सर्वेंट क्वार्टर होता है ना, उसमें रहने की इजाज़त मिल गई थी। क्योंकि उसे सर्वेंट क्वार्टर इसलिए मिला क्योंकि वो एम्प्रेस के साथ काम करेगा। बाकी जो कॉन्केनबाइन के साथ काम करते हैं उन्हें एक ही कमरे में 2-2, 3-3 लोगों को ठूस दिया जाता है। इस बीच बड़ी मजबूरी के तहत लो वांगजी ने भी एक ट्रिप लगाया था चीशान की तरफ। वो चीशान की तरफ देखने गया था एक बार कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और जब वो चीशान की तरफ देखने गया तब उस पर जिन क्वांगयाओ के लोगों ने हमला भी करने की कोशिश की, पर लो वांगजी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो खुद को जैसे तैसे छोड़कर बचाते हुए वापस आ गया था। वापस आकर वो जैसे ही गुजू में एंट्री करने वाला था कि एक तीर उसके लेफ्ट शोल्डर पर लग गया, और जब वो वापस अंदर की तरफ आ रहा था तो वो तीर जहरीला था, जो कि हेंगुनजुन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसने तैसे तैसे करके अपने पास रखी हुई दवाइयों को अपने शोल्डर पर लगाया, उस तीर को बाहर निकाला और खुद को हिम्मत दी। लेकिन गुजू के महल के अंदर आते ही उसने फटाफट से शुयंग को इशारा कर दिया था। शुयंग भी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने जब देखा कि वांगजी को जहरीला तीर लगा है, उसने गुप्त तरीके से वांगजी को सबसे पहले उसके रोब से ढककर किसी को पता ना चले, इसलिए वांगजी को सबसे पहले वो अंदर कमरे में ले गया। और वांगजी ने सबको झूठ बोला कि उसे रट आई है। इस वजह से उसने रट का बहाना करके अपना इलाज करवाया। वांगजी का एक खास ओमेगा उनका इलाज करता था, हीलर था। वो उसके पास गुप्त तरीके से आया और वांगजी का इलाज करने लगा। वांगजी बहुत बुरी तरीके से जहर से पीड़ित हो गया था, इसलिए उसे ना जाने कितने तरीके की हर्बल दवाइयाँ खाने पीने को मिलती थी। शुयंग तो बहुत डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हेंगुनजुन की जान चली जाए, पर यह चीज़ उन्होंने सबसे गुप्त रखी हुई थी, क्योंकि वो लोग किसी को भी भनक नहीं लगना देना चाहते थे कि वांगजी इस वक्त गंभीर रूप से घायल है। क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि वांगजी गंभीर रूप से घायल है तो कोई भी ऐसे टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग अल्फा को तोड़ने की, मारने की साजिश रच सकता है। जिन क्वांगशान को पता तो चला था कि वांगजी पर अटैक हुआ है, पर वो कंफर्म नहीं थे कि वांगजी को चोट लगी है या नहीं, क्योंकि महल में सबको ये कहा गया था कि वांगजी की रट आ गई है और उसकी रट का टाइम भी हो गया था, इसलिए वो 3 से 5 दिन के लिए आइसोलेशन में है। वांगजी जितना ताकतवर था उसकी रट भी उतनी ही भयंकर आती थी, इसलिए कभी कभी उसकी रट ज़्यादा दिन भी रहती थी, क्योंकि वो किसी भी ओमेगा के साथ शारीरिक संबंध बनाने में यकीन नहीं रखता था, और औरतों से वो लोग अपनी दूरी बना के रखते थे या फिर ओमेगा से भी अपनी दूरी बना के रखते थे। इसलिए कभी कभी रट उन्हें और भी ज़्यादा पागल कर देती थी, और भी ज़्यादा मनचला, दीवाना और अपनी तरफ आकर्षित करती थी, जिसकी वजह से वांगजी 5-5 से 6-6 दिन भी अपने कमरे में बंद रहा था। और इस बार तो उसे सच में बहुत गहरी चोट आई थी। वांगजी ने अपने कंधे पर इलाज करवाया। वो तो एक पूरा दिन उसे इतनी तगड़ी दवाई दी गई थी कि वो तो बेहोश रहा, लेकिन शुयंग बार बार उसकी पट्टियाँ कर रहा था, क्योंकि वांगजी के शरीर का टेम्परेचर एकदम से हाई चला गया था, और उसे इतना तेज़ बुखार हो गया था, इतना तेज़ बुखार था कि उसकी शरीर पे पट्टियाँ करते करते शुयंग तो रो ही पड़ा था। उसे लगा कि उसके हेंगुनजुन, उसके प्यारे इतने अच्छे मास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। हेंगुनजुन भले ही दिल से कितने बुरे दिखाते हों, लेकिन हेंगुनजुन इतने बुरे नहीं हैं। एक मोमेंट तो ऐसा आया था कि वांगजी का पूरा शरीर कांप चुका था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उस जहर उसकी आंतड़ियों तक को खींच रहा था। उसके ऐसा मानो
जैसे उसका ऑर्गन ही फेल हो जाएगा। इंगुंजुन के लिए दर्द सहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस पर से जो तेज़ बुखार उसके दिमाग पे चढ़ रहा था वो तो और भी ज़्यादा बुरा था। बेचारे हिंगुंजुन यानी कि हमारे लवांगची की हालत और भी ख़राब हो रही थी। उसके होठ तो मानो बिल्कुल सूख गए थे, पापड़ी जैसे हो गए थे। उसकी आंखों में भी जान नहीं थी और उसका पूरा शरीर सिर्फ कांपता था, बार बार कांप रहा था। इतनी बुरी कंडीशन में उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि वो जहर बहुत ही खतरनाक था। वो जहर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हिंगुंजुन अगर एक डोमिनेट अल्फा नहीं होता तो उसकी मृत्यु कब की हो गई होती। पर वो अंदरूनी अपनी सारी चीज़ों से लड़ रहा था। यहाँ पर जब जब उसे ऐसा दर्द होता वहाँ पर विभूषण को भी बेचैनी बढ़ जाती थी और उसके भी रात में सोते हुए माथे पे पसीना आ जाता था और वो भी बेचैन होकर पसीनों पसीना होकर अपनी नींद से जाग जाता था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पर उसे बहुत अजीब लगता था, अटपटा सा। हिंगुंजुन के साथ सबसे ज़्यादा बुरा तो ये हुआ कि उसकी जब तबीयत खराब थी, शरीर एकदम गर्म था, और जब इंसान का शरीर एकदम गर्म हो जाता है ना तो उसे सेक्सुअल चीज़ों की भी डिज़ायर होना शुरू होती है। क्योंकि कमज़ोरी में जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तभी हिंगुंजुन बेचारे की रट भी आ गई। एक तो पहले से ही वो इतना दर्द में था और दूसरा उसकी रट आ जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अपनी रट में तो वो अपने पास बैठे हुए शुयेंग को भी धक्का दे देता था और उसने शुयेंग से कहा कि मेरे हाथों को बांध दो, वरना मुझे नहीं पता कि इतने दर्द की वजह से मैं किसी ओमेगा के साथ कहीं गलत ना कर दूं। इसलिए मजबूरी में चेन से हिंगुंजुन के हाथों को बांधा गया, उसके पैरों को, उसके शरीर को बिस्तर के साथ बांध दिया गया ताकि वो खड़ा ना हो सके, वो चल ना सके। और हिंगुंजुन की इतनी बुरी हालत थी कि वो अपनी आंखों से आंसू बस टपकने ही वाले थे, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बेयर करना बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। लेकिन विभूषण भी साथ ही साथ बहुत बेचैन था क्योंकि उसके अल्फा की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि उसके ओमेगा इंस्टिंक्ट जो थे वो उसे परेशान कर रहे थे, तोड़ रहे थे, और वो बेचैन हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि उसे एक बार शुयेंग से मिलना चाहिए, और इसलिए ना चाहते हुए भी वो जानता है कि 4 महीने पहले, कहा जाए 3 से 4 महीने पहले, जो लवांगची ने उसे इतना ज़्यादा बेचैन कर दिया था, इतना ज़्यादा उस पर दबाव डाला था, उसे घुटन महसूस कराई थी, उसके बावजूद भी वो एक बार शुयेंग से मिलना चाहता था। इसलिए पता नहीं कैसे उसका दिमाग ठनका, और वो क्योंकि पिछले 3-4 महीने से उसके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं आया था जो उसे देखने आता हो, उसे घूरता हो, रात में उसको स्टॉक करता हो, इसलिए वो अपने आप ही शुयेंग के पास गया। उसे आता हुआ देखकर शुयेंग, जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था, वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? विभूषण अपने साथ किसी और को नहीं बल्कि शाओशनचेंग को भी लेके गया था, इसलिए शाओशनचेंग को देखकर शुयेंग की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। शाओशनचेंग शुयेंग को देखता है, मुस्कुराता है, क्योंकि शाओशनचेंग यहाँ पर भोला बनकर सबके साथ रहता था। विभूषण के तो आगे पीछे घूमता रहता था और जानबूझकर उनकी गुड बुक्स में आ रहा था। इसलिए शुयेंग जब शाओशनचेंग को देखता है उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। शुयेंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए विभूषण और शाओशनचेंग को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है, उन लोगों के लिए खाना पानी मंगवाता है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विभूषण कहता है कि बहुत टाइम हो गया, तुम मिले नहीं, मुझे पता है कि तुम बाहर गए थे, उसके बाद तुम वापस आ गए, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए। शाओशनचेंग कहता है कि हाँ गोगो, आप कभी मिलने नहीं आए, आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया, पर गोगो आप कभी वापस क्यों नहीं आए? तो यहाँ पर शुयेंग घबराता है और विभूषण की तरफ देख के कहता है, वो मुझे समय नहीं मिला। और तुम कैसे हो? तुम्हारी यहाँ नियुक्ति हो गई? अच्छा है विभूषण, ये बहुत भोला है, नाजुक है, इसका ख्याल रखना। हाँ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने इसके सावधानी के लिए और इसे सब कुछ ठीक रहेगा इसका वादा किया है। तुम इसका साथ दोगे ना विभूषण? मैं दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता, पर इस महल में मैं महारानी पर, तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ ना? विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। वो एक्साइटेड होकर बोलता है ना, तो थोड़ा सा
यहाँ पर शुयंग घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि हेंगुनजुन बिल्कुल पसंद नहीं करता कि महारानी के लोगों से वो क्लोजनेस बढ़ाए। लेकिन वहीं शाओ शिनचेंग मुस्कुराता है और कहता है काका मैं भी आपका दोस्त हूँ। फटाफट से वो यहाँ पर शुयंग के हाथों पे हाथ रख देता है। शुयंग का दिल तो बैठ गया एकदम से, और यहाँ पर उसको उसके हाथों पे हाथ रखकर अपने हाथों में उसके हाथ को लेकर शाओ शिनचेंग कहता है काका मुझे यहाँ घुमाओ ना, मुझे ये हेंगुनजुन का महल है ना, मैंने सुना है वो एम्परर के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या मैं उनका महल देख सकता हूँ प्लीज़ काका, काका आप घुमाओ ना। क्योंकि यहाँ पर शाओ शिनचेंग सारी जगह घूमना चाहता था और वो जानता है कि यहाँ पर कितना खड़ा पहरा है, लेकिन शुयंग जो कि राइट हैंड है हेंगुनजुन का, वो उसे यहाँ चप्पे चप्पे पे लेके जा सकता है क्योंकि वो अपनी बारीक निगाहों से सब कुछ नोटिस करना चाहता था, इसलिए वो भोलेपन की एक्टिंग करता है। शुयंग जो कि उसके इतने भोले नादानीपन को मना ही नहीं कर पाता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। और विभूषण क्या तुम भी साथ चलोगे? विभूषण कहता है नहीं तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या मुझे कुछ अच्छा सा खाने को मिलेगा? क्या तुम्हारे पास मूंगफली है? यहाँ पर शाओ शिनचेंग कहता है मूंगफली? मूंगफली क्यों खानी है? वो कहता है कि मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, तुम्हारे पास है? मुस्कुराते हुए वो कहता है यहाँ पर तुम्हें सब खाने को मिलेगा, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजता हूँ, हाँ तुम यहीं रुकना। यहाँ पर शाओ शिनचेंग को वो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये महल कैसा है, मुझे पता है कि तुम्हारी बड़ी आशा थी, तुम देखो कि महल कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, चलो मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ। यहाँ पर उठकर शाओ शिनचेंग और शुयंग भटकते हुए कमरे से बाहर चले गए। शाओ शिनचेंग बहुत शातिर था, इसलिए वो भोलेपन की एक्टिंग करता हुआ ये क्या है काका, हाँ यहाँ पे ये है, अच्छा काका वहाँ क्या है, क्यों करते करते पूरे महल को घूम रहा था। लेकिन तभी वांगची की करहराने की आवाज़ आई, ग्रॉल आया, एक अल्फा ग्रॉल जो कि बहुत तेज़ था। एकदम से विभूषण भी डर गया, उसे लगा कि किसी को तकलीफ़ हो रही है, इसलिए वो तुरंत ही कमरे से बाहर गया और इधर उधर देखता देखता उसका मन जो बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ हो रहा हो उसके दिल पे, उसने अपने दिल पे हाथ रखा और पता नहीं कैसे वो वांगजी के दरवाजे के बिल्कुल बाहर पहुंच गया। उसने देखा कि हेंगुनजुन के दरवाजे के बाहर एक अजीब सी चेन लगी हुई है। चेन? आखिर चेन क्यों? लेकिन अंदर से हेंगुनजुन की तड़पने की आवाज़ें आ रही थी। ओह ओह शुयंग! ये आवाज़ सुनते ही एकदम से वो डर गया। उसने पता नहीं कैसे पर जल्दी जल्दी उन चेनों को खोला, और चेनों को खोलने के बाद उसका हाथ काँप रहा था। दरवाजे को खोलने से वो आसपास देखता है तो शुयंग नहीं था, और अंदर से जो अल्फा के क्रॉल्स की आवाज़ आ रही थी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली थी। इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दरवाज़ा खोलकर हल्का सा कहता है हेंगुनजुन। उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी। हेंगुनजुन ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपनी आंखों को बंद किया, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें खोली वो लाल हो गई थी। उसकी अंदर के अल्फा ने कहा ओमेगा, मेरा ओमेगा। तभी विभूषण धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ दरवाजे को हल्के से बंद करके कमरे के अंदर आया। उसके ओमेगा फेरोमोन्स यहाँ पर लवांगजी की रट में बेहाल कर रहे थे। उसका बुरी तरीके से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और मन में वो बार बार कह रहा था ओमेगा, मेरा ओमेगा, माइन माइन, ओमेगा ओमेगा। विभूषण धीमे धीमे कदमों से चलते हुए कहता है हेंगुनजुन आप ठीक हो? हेंगुनजुन यहाँ पर जानबूझकर लवांगजी उससे मुंह फेर कर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। उसकी खुशबू उसे दीवाना कर रही थी और वो गुस्से में उस चेन को पकड़ता है और एक चेन को तोड़ देता है। उसकी चेन शरीर से बंधी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। और गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या वांगजी सारी चेनों को तोड़ देगा? क्या वो विभूषण के साथ कुछ और कर देगा? ये पता चलेगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या लगता है आप लोगों को, किसके साथ जोड़ी जम सकती है और जो शुयंग के साथ शाओ शिनचेंग कर रहा है।
चालाकी से उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश। क्या होगा इसका? और सोंगलेन, उस चुम्बे का क्या होगा जो उसने नियो हिसेंग को किया और तब से उसे अवॉइड कर रहा है? इंटरेस्टिंग। और क्या होगा? क्या जंगछा कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा जब उसे टेस्ट किया जाएगा एम्परर की एम्प्रेस बनने के लिए? ये पता चलेगा फ्यूचर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।